तो भारतीय कंपनियों के दूसरे क्वार्टर के मजबूत नतीजों को देखते हुए यह साफ दिखता है कि ट्रंप का टैरिफ भारत पर कोई खास असर नहीं डाल पाया। कंपनियों का प्रदर्शन स्थिर रहा और कई सेक्टर्स में सुधार का रुख भी जारी है। इससे वैश्विक जो निवेशक हैं उनके बीच में भारत की आर्थिक साख और भरोसा स्वाभाविक रूप से बढ़ा है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत का निर्यात ढांचा रिजिलियंट दिखता है, लचीला साबित हुआ है और घरेलू मांग ने भी बाजार को सहारा दिया है। अब उम्मीद यह है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनियों के नतीजे और बेहतर होंगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन अच्छा गया है। इससे भारत की ग्रोथ स्टोरी और मजबूत होकर उभरेगी। तो क्या सच में ट्रंप अब खुद दबाव में हैं और उनकी नीतियां भारत पर बेअसर साबित हो रही हैं? आज इसी का विश्लेषण करेंगे खास मेहमानों के साथ। रिजल्ट जबर, टैरिफ बेअसर, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही पिछले 2 साल से टैरिफ बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ताजा इकोनॉमिक तस्वीर बताती है कि इन पाबंदियों का भारत पर असर तो नाम मात्र हुआ। उल्टा अब ट्रंप खुद घरेलू दबाव में आ गए हैं। यही नहीं, इंडिया एएनसी यानी भारतीय कॉरपोरेट पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि Q2 के नतीजे और अमेरिकी टैरिफ रोल बैक दोनों साथ मिलकर साफ इशारा कर रहे हैं कि आगे का रास्ता भारत के पक्ष में जा रहा है। सबसे पहले बात इंडिया एएनसी की। सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद थी। हाल ही में प्रकाशित एक निजी रिपोर्ट के 2857 कंपनियों के सैंपल में नेट प्रॉफिट ग्रोथ 15.2% रही, यानी 6 तिमाहियों का नया हाई। एक साल पहले यही ग्रोथ सिर्फ 4.1% थी। ऑटो, सीमेंट, कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स ने डबल डिजिट मुनाफा दिखाकर माहौल और पॉजिटिव कर दिया। रेवेन्यू भी 8.6% बढ़ा, जो कि 5 तिमाही का हाई दर्ज किया गया। ये साफ करता है कि घरेलू डिमांड मजबूत हो रही है। उधर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरेलू कीमतें उबल रही हैं, जनता नाखुश है और रिपब्लिकन्स की बाई इलेक्शन हार ने ट्रंप को बैक फुट पर ला दिया। मजबूरी में उन्हें 200 फूड और एग्रीकल्चर आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटानी पड़ी। इसी लिस्ट में भारत की बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरीज काली मिर्च, लौंग, जीरा, इलायची, हल्दी, अदरक, तरह तरह की चाय, आम के बने उत्पाद और काजू शामिल हैं। 2024 में भारत से अमेरिका को मसालों का निर्यात $500 मिलियन से ज्यादा और चाय कॉफी का लगभग $83 मिलियन था। काजू में अमेरिका के कुल इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी करीब 20% है। अब इन सबको जीरो ड्यूटी या कम ड्यूटी का फायदा मिलेगा। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक करीब $1 अरब से ज्यादा का एग्री एक्सपोर्ट इस छूट के दायरे में आएगा, जो भारत के कुल कृषि निर्यात का बड़ा हिस्सा है। हालांकि भारत के लिहाज से समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, जेम्स ज्वेलरी और अपैरल्स पर अभी भी ऊंची ड्यूटी है। लेकिन रोल बैक का ये कदम बताता है कि दबाव किस तरफ है। अमेरिकी उपभोक्ताओं की नाराजगी, बढ़ती महंगाई और ट्रंप की गिरती लोकप्रियता, इन्हीं कारणों से ये ट्रैफिक रिवर्स स्टेप उठाना पड़ा। सरल शब्दों में कहें तो सरकार ने आम लोगों और कारोबारियों दोनों को बड़ी राहतें दी हैं। इनकम टैक्स घटा, ब्याज दरें नीचे आईं, जीएसटी में कटौती हुई और चालू खाते का घाटा भी काबू में है। कंपनियों की कमाई बढ़ रही है और जीडीपी 7% के आसपास मजबूती दिखा रही है। माहौल राजनीतिक रूप से स्थिर है। अब बस 2 दिक्कतें बची हैं, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका से ट्रेड डील। उम्मीद है जल्द ये दोनों भी सुलझ जाएंगी। कुल मिलाकर भारतीय ग्रोथ स्टोरी मजबूती से आगे बढ़ रही है और आगे की राह अब पहले से ज्यादा भारत के पक्ष में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिरोज अजीज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ है अनुराग सिंह सर, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल यूएस से। हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं अपने अमूल्य समय से। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अनुराग सर आपका। बग्गा सर आपसे ही चर्चा की शुरुआत। काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है सर आजकल। Q2 नतीजों को लेकर काफ़ी बेहतर रहे हैं और फेस्टिव सीज़न के बाद आगे भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। क्या वाकई में इसी तरह का मोमेंटम आप देख रहे हैं सर, या ये जल्दबाजी है सर? नहीं, मोमेंटम है। अर्निंग्स दिखा रहे हैं। 108 कंपनियों ने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा के दिया है। तो ओवरऑल नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, बट यही है कि एफआईज कब लौटेंगे वो सवाल रहता है। वैल्यूएशन हमारे कोई इतने कम नहीं है अभी भी। तो एक सवाल वो है, और दूसरा है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई। इनकम टैक्स में कटौती हो गई, 12 लाख तक अब टैक्स कोई नहीं भर रहा है।
दूसरा जीएसटी में कट आ गया, कंजम्पशन का बूम आ गया उससे। तीसरा आरबीआई ने रेट कट किया, होपफुली आगे भी करेगा क्योंकि रियल रेट अब बहुत हाई लेवल पे आ गया, इतनी इन्फ्लेशन गिर गई है कि रियल इंटरेस्ट रेट आपका एक अंकुश लगा रहा है ग्रोथ पे, तो वो आरबीआई को जरूर देखना पड़ेगा। और फिर अब कॉर्पोरेट अगर आप देखें तो अपग्रेड्स टू डाउनग्रेड्स का जो रेशियो हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, वो थोड़ा अब एक की तरफ जा रहा है। 0.9 पे था इस तिमाही के लिए, और एक की तरफ जा रहा है, तो अब उतने ही अपग्रेड हो रहे हैं। तो एक प्लेटो हो गया है डाउनग्रेड्स में, वो बहुत अच्छी बात है कि आगे फिर अर्निंग्स बढ़ने की उम्मीद हम रख सकते हैं। ऑल राइट सर। फिरोज जी, कैसा दिख रहा है अभी आउटलुक? इंडिया के जो डोमेस्टिक मैक्रोज हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, बट जैसा कि अभी सर भी बता रहे थे कि एफआईआई सेलिंग्स और साथ ही साथ में जो ट्रम्प टैरिफ जो के बाद जो डील स्टक है, वो दो बड़े रेड फ्लैग हैं सर जो अभी भी हट नहीं रहे हैं। तो ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं सर अभी? सर मेरे हिसाब से दीपक जी, अगर हम अर्निंग्स को देखते हैं तो पूरे 2500-2800 कंपनियों की अर्निंग्स को नहीं देखना चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशनल स्टैंड पॉइंट। एनएसई 500 तक ही म्यूचुअल फंड वाले को तो टियर 1 बेंचमार्क एनएसई 500 में निपट जाता है स्मॉल कैप फंड का। अब रहा निफ्टी में ही कुल मिला के अगर 42 लाख करोड़ की इक्विटी म्यूचुअल फंड है, 42 ट्रिलियन रुपीस, जैसे अनुराग साहब ट्रिलियन में बात करते हैं, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से 42 ट्रिलियन रुपीस में ऑलमोस्ट 35 ट्रिलियन रुपीस एक्टिव मैनेजमेंट फंड्स में, एंड 35 एंड 12 47 ट्रिलियन रुपीस है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इसमें से 72% पैसा निफ्टी कंपनियों में। तो अगर 72-73% निफ्टी कंपनियों में, तो निफ्टी की अर्निंग्स जो है Q2 की, अगर आप कंपनी के 50 कंपनियों पूर्ण के रिजल्ट आ गए, इसको बांट दें कि डी ग्रो कितनी कंपनी हुई, 11 कंपनियां डी ग्रो हुई, 15 कंपनियां 20% से ज्यादा ग्रो हुई, और बाकी 24 कंपनियां 0 से 20% ग्रो हुई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसकी फ्री फ्लोट की जो अर्निंग्स ग्रोथ है 1.7% है Q2 की, 1.7%, आई रिपीट। मिड कैप में निफ्टी 100 में थोड़ी ज्यादा है, 4.1 है। मिड कैप 150 के भी रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ गए हैं, उसमें ऑलमोस्ट 22% है, एंड स्मॉल कैप में 17.1%। सो आप देख रहे हैं कि जो डाइवर्जेंस ऑफ अर्निंग्स है, निफ्टी की 1.7, स्मॉल कैप की 17, मिड कैप की 22। सो एंड लार्ज पोर्शन ऑफ द मनी इज इन निफ्टी। सो अर्निंग्स आर नॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इट्स एज पर एक्सपेक्टेशन। 12% की अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है लास्ट टाइम से। 1300 की निफ्टी की अर्निंग, रुपयों में बोल रहा हूं, वो पार करने की उम्मीद है। वो होने की संभावना Q2 के बाद बड़ी है, बट देयर इज नथिंग सब्सटेंटिवली डिफरेंट देन एक्सपेक्टेशन। अच्छा, मैं सवाल, हाँ सॉरी हाँ, प्लीज कंटिन्यू। आपका जो सवाल था कि ट्रम्प के जो टैरिफ है, हाँ, वो और एफआईआई लौटेंगे कब? मेरे हिसाब से एफआईआई अगले 3-4 महीने में लौटेंगे। एक्टिव एफआईआई को अगर मैं स्प्लिट करूं, एक्टिव, पैसिव एंड प्रॉप एफआईआईस, जैसे कोई भी रिलायंस की अगर आप कंपनी की पूरी शेयर होल्डिंग लास्ट ईयर उतारते तो 400 शेयर से ज्यादा ओनर्स जो भी हिस्ट्री है पूरी लिस्ट आती है, और एक साल के भीतर आप देखते हो तो पैसिव एफआईआई ने बहुत माल बढ़ाया, एक्टिव एफआईआई ने बहुत माल घटाया। अब एक्टिव एफआईआई के पास माल बड़ा कम है, तो मेरा ये अंदेशा है, राइट रॉन्ग, बाय मार्च एफआईआई सेलिंग विल टर्न इनटू एफआईआई बाइंग, एंड ट्रम्प का जो टैरिफ है उसका इंपैक्ट जो है वो ऑलरेडी नलिफाइड है एक्टिव एफआईआई के आधार पे। 88% की शॉर्ट पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में। सो आई थिंक बिकवाली की संभावना कम है, हो कुछ भी सकता। ओके, तो अभी कह रहे हैं आप लौटेंगे थोड़ा समय बाद, लेकिन लौटेंगे ज़रूर। अनुराग सर बताइए, मैं तो सीधा यहीं से शुरू कर लेते हैं, आपसे एफआईआई सेलिंग पे पूछ लेता हूँ सर आपसे। चक्कर क्या है सर, इस एफआईआई सेलिंग मतलब क्या इट्स ऑल अबाउट इंडिया, या दूसरे फैक्टर्स हैं, यूएस रेट्स, डॉलर स्ट्रेंथ, ग्लोबल रिस्क दूसरे भी हैं सर, या एफआईआई सिर्फ वही भारत और ट्रम्प साहब के बीच में रस्साकशी को ही देख रहे हैं? तो दीपक, ट्रम्प का इशू था, लेकिन इट्स नॉट दैट मेजर अ इशू। आई वुड से जनरली लास्ट टाइम जब मोदी साहब की गवर्नमेंट का मेजॉरिटी थोड़ा कम हुआ,
जून में, the opinion generally became that the government will not do major reforms जो market को पसंद आते हैं. And so keeping that in mind and the overall growth taper जो इंडिया का हो रहा है nominal growth का, the call was that expectations versus reality market जो price पे चल रहे हैं उस पर बेचना ज़्यादा समझदारी है, खरीदना समझदारी नहीं है. वो 1 साल हो चुका है उस बात को, 1-1.5 साल हो चुका है और वो कॉल तो सही निकला है जजमेंट रिलेटिव बेसिस पे, राइट. तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ दे लाइक अ कंट्री और नॉट, बट क्या महंगा है और क्या सस्ता है रिलेटिव बेसिस पे, उस हिसाब से इंडिया का मार्केट्स तब तो काफ़ी महंगा था. आई वुड कंटिन्यू टू मेंटेन कि अभी भी जस्टिफाइड है कि नहीं है. ट्रेलिंग मल्टीपल अगर 25 के आसपास चलते हैं तो नॉट वेरी जस्टिफाइड. दीपक मैं ये कहूँगा, देखिए मार्केट्स में दीपक इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वी बीइंग वी फेवरिंग वन साइड और द अदर. हमें बस रियलिटी के साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को अलाइन करना होता है. if the market is not going to provide a suitable return, हमें निकल जाना होता है, rather than saying कि हम invested रहें और फिर hope करते रहें कि नहीं इस क्वार्टर आएगा, इस क्वार्टर आएगा. That's a very different outlook. देखिए FIs का मैं दीपक अगर छोटा सा आपके सामने डेटा दूं, 2025 कैलेंडर ईयर में अबाउट 70 बिलियन का परचेज किया है, $70 बिलियन का परचेज किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इंडियन मार्केट्स में. इसमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सब शामिल हैं. तकरीबन मोटा मोटा ये नंबर है. उस 73 में से एफआईज ने सिर्फ 17 बिलियन बेचा है. बाकी 53 बिलियन जो बेचा है वो डोमेस्टिक प्रोमोटर्स ने और आईपीओज ने और प्राइवेट इक्विटी ने बेचा है. तो इट इज अ डिस्ट्रैक्शन टू से कि एफआई की वजह से मार्केट नहीं बढ़ रहा है. दिस इज जस्ट टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड. मोस्टली डोमेस्टिक सेलिंग आ रही है और वो वही पॉइंट करता है दीपक, देखिए मार्केट है, हर स्टॉक जो खरीदा जा रहा है उसके लिए कोई बेच भी रहा है उसको. It depends what side of the trade you are on, right? I think blindly खरीदते रहना भी समझदारी कभी नहीं है, कभी बेचने का भी समय होता है. और डोमेस्टिक जो प्रोमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है वो खुल के इस समय बेच रही है, बिकॉज उनको भी लगता है कि मार्केट्स में दिस इज अ गुड सेलिंग प्राइस, दिस इज नॉट अ ग्रेट टू बाय. बाय द वे हिस्टोरिकली, इफ आई कैन जस्ट एंड विद दिस नोट, अगर 25 के मल्टीपल्स पे आप खरीदते जाते हैं तो अगले 4-5 और 10 साल का रिटर्न्स 4-5% से ऊपर क्रॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. यूएस मार्केट में वेरी फेमसली इट इज इफ यू बाय 25 PE मल्टीपल्स, the returns for the next 10 years are between plus or minus 2%. Right, that has been quoted by just a very prominent investor out here, right? So we should just kind of keep that in mind, right? Sure, sir. मैं इसी पर, क्योंकि आप DIIs को भी समाहित कर रहे हैं बिकवाली की इस पूरे इकोसिस्टम में, मैं बग्गा सर का इस पर थोड़ा सा टेक लेना चाहूँगा. सर अभी तो ऐसा मोटा मोटा तो ऐसा ही एनालिसिस सबका आता है कि भाई रेजिलियंस है, डोमेस्टिक खरीदार आ रहे हैं और वो बड़ी बिकवाली को बार बार जो है वो होने नहीं देते, इतना सपोर्ट आ जाता है वहाँ से. और भाई FIIs ही हैं जो आ रहे हैं. अब अनुराग सर का ये कहना है कि पिक्चर थोड़ा सा दूसरी है. आप सहमत हैं सर उस पिक्चर से? वो तो रहा है. देखिए प्रमोटर का कटिंग स्टेक रहा है, ऑफर्स आते रहे हैं फॉर सेल. दूसरा देखें तो पी फंड्स, IPOs काफी आ रहे हैं. तो वो तो रहा है. बिल्कुल सहमत हूँ. और अनुराग की तो गणित है, इन्होंने ट्वीट भी किया था पिछले हफ्ते इसी बात पर कि सिर्फ FIs नहीं बेच रहे बट काफी और इंस्टीट्यूशनल मनी, प्रमोटर्स, PE फंड्स, ये सब भी बेच के जा रहे हैं. तो अगर इनको वैल्यू नहीं दिख रही मार्केट में या ये पैसा निकाल रहे हैं, हमारे रिटेल निवेशक जो आते जा रहे हैं वो इनके लिए दरवाजा खोल रहे हैं. तो हमने एक एग्जिट जरूर दिया है इन सब इंटरेस्टेड पार्टीज को. ये तो एक बिल्कुल सहमति है इस बात पे. दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर ये नहीं होता, अगर इस तरह का जो IPOs का हम देख रहे हैं एक फ्रेंसी या बहुत जबरदस्त ऑफर्स जो आ रहे हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में अगर पैसा उतर रहा होता तो काफी बेटर आपको मार्केट्स वहां दिखते. तो ये जब तक ये सेलिंग नहीं रुक जाती, साथ में FIs के साथ
ये भी जो प्रमोटर्स का रिडक्शन ऑफ स्टेक जो हो रहा है, ये जब तक नहीं रुक जाती तो मार्केट को बढ़ने में बहुत मुश्किल आते हैं। बट अब ये हो गया 13-14 महीने हो गए जब मार्केट लास्ट ऑल टाइम हाई से नीचे रहा है, और औसतन 10 महीने में हो जाता है ये एक बॉटम मार्केट का। तो यहाँ से अगले 12 महीने नॉर्मली बेटर रहते हैं, ये हिस्टोरिकल नंबर्स हैं। तो उम्मीद तो है कि यहाँ से बेटर होना चाहिए। अब फ्रेश एलोकेशंस एफआईज के कब आते हैं, जनवरी से आते हैं या और देर से आते हैं, वो कहना मुश्किल है। प्रमोटर्स को वैल्यू दिख रही है बेचने में बनिस्बत इसके कि और वो अपना बढ़ाए स्टेक। तो ये जब तक नहीं कम होता, और आईपीओस तो आते जा रहे हैं, आईपीओस काफी एब्जॉर्ब कर रहे हैं लिक्विडिटी मार्केट से। ओके सर, अब जरा मूल प्रश्न की तरफ लौटते हुए बग्गा सर, क्विकली अगर मैं सीधा सीधा आपसे सवाल यही पूछूं कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स और एक्सपेक्टेशंस क्वार्टर 3 की भी अच्छी ही हैं, इसमें आप कहीं इस पूरे के पूरे निष्कर्ष के तौर पर क्या हम ये कह सकते हैं कि साहब ट्रम्प साहब के टैरिफ बेअसर रहे और कंपनीज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो ट्रम्प साहब की हार हो गई, हमारी जीत हो गई, अगर जनरलाइज वे में बोलें, ऐसा बोल सकते हैं सर, या दूसरे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा? दूसरे देखना पड़ेगा। और ट्रम्प का जो इम्पैक्ट है 40-50 बिलियन डॉलर की ट्रेड पर, वो सीमित ही रहा। तो वो जरूर है कि बाकी मार्केट्स खोल के, बाकी मार्केट्स के थ्रू काम करके हमने वो तो निपटा लिया। बट रिस्क यही था कि अगर ये बढ़ता गया और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे अगर ये लग गया, सॉफ्टवेयर पे, जीसीसी के एक्सपोर्ट्स पे, जैसे ये H1B, इस तरह की चीजों पे, तो वो इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी को ज्यादा। तो ओवरऑल देखें तो काफी हद तक हमने मैनेज कर लिया। सरकार ने भी अब ये एक्सपोर्ट का जो स्टिमुलस पैकेज लाए हैं, आरबीआई ने भी रियायत दी है लोन्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के जो पैकेज पिछले हफ्ते पारित हुआ है वो हेल्पफुल रहेगा जरूर। बट ओवरऑल देखें तो इशू हमारा यही था कि अर्निंग्स ग्रोथ स्लो डाउन हुआ जब नेशनल इलेक्शंस आए, और हमने देखा कि वो सरकारी खर्चा रुका पिछले सितंबर तक। तो ये ईयर ऑन ईयर नंबर भी जो अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि बेस बहुत छोटा था। पिछले साल 4% हम ग्रो किए थे, पिछले साल जून का तिमाही तो बहुत ही खराब गया, फिर सितंबर भी इतना अच्छा नहीं था, दिसंबर तक हमें बॉटम आउट होने की उम्मीद थी, वो लग गया मार्च तक, और अब ग्रोथ फिर से लौट रही है इकोनॉमी में। तो आगे रुझान अच्छे हैं, ये कहूंगा मोटा मोटा आगे रुझान अच्छे हैं। बट इशू ट्रम्प की इतनी नहीं है, वो तो हम कर लेंगे और वो आ भी जाएगा। पिछले हफ्ते स्विट्जरलैंड से भी 39% से 15 पे आ गए हैं दीपक जी, 200 खाद्य पदार्थों पे हटाया। तो बट ये भी एक सच है कि 33 बिलियन डॉलर उनको अक्टूबर में कस्टम ड्यूटी से मिले हैं। तो अब वो उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? 1/3 आप देखिए जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज या कंपनीज हैं, 1/3 अमेरिकन कंपनीज के मार्जिन और 1/3 अमेरिकन कंज्यूमर पे। वो फ्लो थ्रू जब अमेरिकन कंज्यूमर पे आएगा फुली, अभी भी 3% ही है सीपीआई, वो जब बढ़ेगा, आप 11.5-12% चार्ज कर रहे हैं ड्यूटी वेटेड एवरेज। बट यही है कि 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में 3 ट्रिलियन डॉलर का गुड्स इंपोर्ट होता है, तो वो इतना असर आते आते टाइम लग जाता है। और तेल की कीमत उन्होंने काबू में रखी है, उसने बहुत हेल्प किया है उनके सीपीआई को काबू में रखने में। बट खाद्य पदार्थ सीधा इम्पैक्ट आ रहा था, 3 इलेक्शन हार गए, उसमें फीडबैक बहुत स्ट्रांग आया, और जो गरीब तबका है उसका ज्यादा खर्चा होता है खाद्य पदार्थों में, तो इसलिए पहले उन्होंने इसमें रियायत दी है। ये पॉलिसी फेलियर जरूर है, क्योंकि एंड में तो अमेरिकन कंज्यूमर ही पे करेगा ये टैरिफ्स, ये नहीं है कि भारतीय प्रोड्यूसर पे करेगा या अमेरिकन कंपनियां करेंगी, फ्लो थ्रू तो हो ही जाएगा अमेरिकन कंज्यूमर को। ओके, वापस वही मूल प्रश्न भारत के संदर्भ में जिसका जिक्र अनुराग सर ने भी किया, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बताया एफआईआईज के आउटफ्लो के लिए फिरोज सर, और वो कि भाई बहुत ज़्यादा तब तक नहीं बदलेगा जब तक नॉमिनल जीडीपी इज रनिंग कोल्ड, राइट। टारगेट हमारा 10 पॉइंट समथिंग था, रियलिटी में 8 पॉइंट समथिंग है, तो आप जो मर्जी कर लीजिए,
अगर नॉमिनल ग्रोथ रिवाइव नहीं होगी तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, वो भी सही कह रहे हैं अपनी जगह। तो ये इसके हालात कब आपको सुधरते हुए नजर आ रहे हैं फिरोज साहब, और ये कितना इंपॉर्टेंट है फैक्टर? मेरे हिसाब से रियल जीडीपी आप देख लीजिए, 6.8% की ग्रोथ हम देख रहे हैं। वो एक डबल बेनिफिट भी हो सकता है। जब इन्फ्लेशन को हम वैसे देखते हैं, इन्फ्लेशन कम हो गया तो नॉमिनल जीडीपी कम होती है, बट रियल जीडीपी 6.8% की ग्रोथ लास्ट क्वार्टर की 7.8, प्लेजेंट सरप्राइज। आई डोंट थिंक जीडीपी इज अ प्रॉब्लम। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दोनों में काफी इजाफा देखने को मिला है। रहा सवाल एफआईआई का, मेरे हिसाब से एफआईआई आप देख लीजिए, लास्ट 12 महीने में माना कि निफ्टी 26,217 थी सितंबर लास्ट ईयर से, आज भी उसके 1% नीचे है, बट उस दौर में उसने 21,702 बार दिखाया। इनफैक्ट अनिल सर के चैनल में भी मैं आया था, 21,800 थी तब से अब वापस 26,000 है। तो आप अगस्त में एफआईआई का आउटफ्लो देख लीजिए, 34,000 करोड़ है। अगस्त में निफ्टी 23,000 थी। सो व्हाट हैपेंस इज, ऑफ कोर्स वन ईयर का आप देखेंगे तो टाइम करेक्शन था। एफआईआई ने बेचना सितंबर लास्ट ईयर में लाजमी था, अक्टूबर लास्ट ईयर में लाजमी था, मार्च में बेचना लाजमी नहीं था, क्योंकि निफ्टी 20% वहां से भी ऊपर है। सो पॉइंट ये है कि एफआईआई बेच रहा है, वो एक्टिव एफआईआई बेच रहा है, एंड दैट इज कंटिन्यूइंग टू सेल। अब रहा सवाल, ट्रंप साहब ने सफल रहे कि नहीं रहे, बिल्कुल असफल रहे इंडियन मार्केट को हिलाने में। क्योंकि लिबरेशन डे के दिन जब 7 अप्रैल था तो 21,700 पे निफ्टी गई थी, 22,285 पे क्लोज हुई थी। अब वहां से आप 26,000 पे हैं। जब उन्होंने ट्रंप साहब ने 25 और 25 दो टैरिफ के सब्सिक्वेंट डेज पे उन्होंने इंडिया के लिए मात्र अनाउंस किया, जो हमारे कंपटीटर 15 और 18% पे हैं एशिया में, तब से वापस निफ्टी ऑलमोस्ट 24,300 से आ गई है 26,000 पे। तो दैट जो कैपिटल मार्केट में पैनिक करने की ट्रंप साहब ने बहुत कोशिश की थी हमें प्रेशर में डालने के लिए, वो असफल रहा मैथमेटिकली सो। बट अनुराग साहब जैसे कह रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी में डेंट है। आई होप इट विल इंप्रूव, एंड 11% नॉमिनल जीडीपी हमारी लास्ट 10 ईयर पॉकेट्स, कोई भी 10 ईयर पॉकेट में आप देख रहे हैं तो डिस्पर्शन 100 बिप्स 150 बिप्स से ज्यादा नहीं है, एंड आई थिंक द नेक्स्ट 3-4 इयर्स नॉमिनल जीडीपी इज प्रोटेक्टेड। ओके सर, अनुराग सर, आप सारी बातें हो गई, थोड़ा सा ट्रंप अपडेट भी दे दीजिए, वहाँ क्या चल रहा है? हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाते वहाँ के अभी। अच्छा, एक छोटी सी इल्तजा है जी सर। मैंने सुना है फिरोज जी शिकागो आके गए, ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई कि हमें पता ही नहीं लगा। आपसे मिले नहीं? तो अगली बार आए सर, हमें सेवा का मौका दें। दर्शन अभिलाषी हैं। मैं तो चाहूंगा सर आप लोग अलग अलग ही बैठें, ताकि अलग अलग इनपुट मुझे आते रहे। आप दोनों साथ बैठ गए तो फिर हमें तो कोई इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एनीवे सर, यस सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, देखिए दीपक जी, एक तो आज वो डायलॉग याद आ रहा है मुझे, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। ये ट्रंप साहब के ना, वो इसलिए क्योंकि ट्रंप साहब अब नरम पड़ गए, ठंडे पड़ गए। हाँ। और वो रियलिटी चेक उनको मिल गया है। ट्रंप को रियलिटी चेक कहां से मिला? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इंडिकेशन दिया कि देखिए, आप बैन करना है बैन कर दीजिए, लेकिन ये मोल भाव मत करिए। मतलब दिस पावर प्रेसिडेंट डजंट हैव, एंड आई थिंक विच इज अ वेरी फेयर जजमेंट। आ जाएगा, बट इंडिकेशंस वर क्लियर दैट प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कि आज उठ के 15 और कल 25 और परसों 50 और फिर डील लेकर के वापस 15, यू नो दैट यू कैन नॉट डू। बट एक खबर अनुराग सर, एक खबर 500% की भी आ गई है अभी रशिया के अलाइज के साथ, ये भी शाम से चल रही है। ये क्या है? नहीं, ये अनफेयर है, एंड आई डोंट थिंक द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस शुड बिहेव लाइक दैट। एंड वो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट उनको लगा कि एक तो इंडिकेशन वहां से आया। सेकंड, आई थिंक इलेक्शंस में भी इंडिकेशन आया कि इन्फ्लेशन इज स्टिल एन इशू, और अब इन्फ्लेशन आप बाइडेन के ऊपर नहीं डाल सकते। अब आपको इन्फ्लेशन को ओन अप करना पड़ेगा, और वो पास ऑन तो होगा, जैसे अजय सर ने कहा। एंड थर्ड इज, देखिए, ये जो जॉब लॉसेज हैं वो अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जॉब क्रिएशन छोड़िए, जॉब लॉसेज हो रहे हैं। अब डेटा तो था नहीं, अब तो गवर्नमेंट जब खुली है तो अब आ जाएगा डेटा। लेकिन एस्टिमेट्स आर दैट 1 to 1.5 मिलियन जॉब्स आर ऑलरेडी लॉस्ट इन द इकोनॉमी दिस ईयर। तो अगर जॉब लॉसेस भी होंगे और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो आप कब तक टॉम करते रहेंगे? तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड रियलिटी चेक फॉर ट्रंप। तो वो बिना कहे ऑफ रैंप ले लेंगे, तो वो टैरिफ ऑफिशियली रहेंगे, लेकिन अंदर में ऑफ रैंप इतने आ जाएंगे कि ऑफिशियली टैरिफ बेसिकली डेड हो जाएगा, राइट? बिकॉज आई डोंट थिंक ही कैन कम आउट बोल्डली एंड से कि चलिए मेरी मिस्टेक थी, इट वाज अ रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी एंड आई विल रोल बैक। तो आई थिंक दैट इज अ गुड न्यूज ओवरऑल, विच ऑल्सो मीन्स दैट अब यूएस में जब कंज्यूमर्स को चीपर गुड्स की आदत पड़ जाती है, यू कांट रिवर्स इट, एंड दैट्स व्हाई यू नो देयर इज अ हेजिटेंस
when Indian government opens the economy gradually, because once you open it, there is no rollback. वो difficult होता है. तो ये अच्छी न्यूज़ है, दीपक, on the economic front. एक बात, if I can just leave on the market side, if I can just add, देखिए फिरोज के नंबर सब सही होते हैं. I would say the entire, देखिए पिछले 1-1.5 साल से इंडियन SIP इन्वेस्टर्स थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बट इट इज अ मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी. एक्सपेक्टेशंस इंडिया की जो आज इकोनॉमी है वो लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी है. अब तो देखिए इन्फ्लेशन इतना स्ट्रगल कर रहा है कि हम 3% के नंबर बता रहे हैं इन्फ्लेशन पर. और ये जो 2020 के पहले की इकोनॉमी की थी उसमें एवरेज इन्फ्लेशन 6-6.5 तो रहता ही था. तो कंपनीज जो है वो नॉमिनल नंबर्स पे चलती है, नॉमिनल ग्रोथ पे ही प्रॉफिट आते हैं और वो कंज्यूमर्स को पास ऑन होते हैं. तो जो निफ्टी का रिटर्न्स 2020 तक हम 12% बोलते हैं 1994 से, उसमें 6-6.5% का इन्फ्लेशन शामिल है. रियल रिटर्न्स उसमें 5.5% ही है. अब आज की लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन 3% है तो वो 5.5 में मैं 3 जोड़ दूं तो 8.5-9 का बनता है रिटर्न. तो इस समय अगर हम इन्वेस्टर्स को एनीथिंग मोर देन 10% का रिटर्न्स अगर बेच रहे हैं, that's a bit of a rosy picture. अब वो समय बताएगा कैसे होता है, but that's my limited take from a very broad macro perspective. और ये इसका आंसर आपको एक क्वार्टर 2 क्वार्टर में नहीं मिलेगा, ये आपको 4-5 साल में मिलेगा, बट जरूर मिल जाएगा. That is my belief. That's how I tend to see things. एब्सोल्युटली सर. ब्रॉडर पिक्चर में ही बड़े सूरत हाल नज़र आते हैं. छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो फिर इस तरह की चर्चाओं में ही हम थोड़ा सा नज़रिया देख पाते हैं. बट आपने सही कहा, बड़ी पिक्चर के लिए बड़ा सूरत हाल होना बहुत ज़रूरी है. बहरहाल देखते हैं Q3 अर्निंग भी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं. मैक्रो फंडामेंटल्स सपोर्टिव लग रहे हैं. बट अगेन जो बग्गा सर ने भी कहा, फिरोज सर ने भी कहा और अनुराग सर ने भी कहा कि थोड़ा सा बड़े लेवल पर पिक्चर को देखना होगा ताकि आपको दूर की तस्वीर नजर आए. बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए. अनुराग सर, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. फिरोज सर, अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. ये थी हमारी कवर स्टोरी. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें.